हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत यूनिट जो थर्ड है उसमें हम स्किन ऑफ स्कियोडोन यानी कि जो डॉग फिश है, कुत्ता मछली है, उसके हम स्किन का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व जो वीडियो था उसके अंतर्गत हम स्कियोडोन की जो त्वचा है उसके बारे में पढ़ चुके थे। जैसे कि मैंने इसकी त्वचा के बारे में बताया था कि इसकी जो त्वचा होती है वो कठोर होती है, साथ ही पेशी होती है, खुरदरी होती है, साथ ही इसमें पहले कोइड जो सल होते हैं वो पाए जाते हैं। पहले कोइड जो सल होते हैं वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं स्कियोडोन की जो क्या नाम से त्वचा है, उस त्वचा के अंतर्गत हमने दो प्रकार के मतलब लेयर देखे थे। फर्स्ट जो लेयर था वो था इसके अंतर्गत आदि चर्म और दूसरा जो लेयर था वो था चर्म। और मैंने इस प्रकार से आपको ये स्ट्रक्चर बताई थी। इसके अंतर्गत ये मेल पीली नलिकाएं या मेल पीली इस तरह इसके अंतर्गत पाया जाता है ये। और इसके अंतर्गत ये इस प्रकार से पहले कोई जो सल्क होता है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। साथ ही मैंने इसके अंतर्गत आपको ये भी बताया था कि ये जो चर्म होती है इसकी स्कियोडोन की, ये इसका स्पाइन सूप होता है जो कि पेलेगोइड सेल के नाम से इसके अंतर्गत आता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ये वेसल प्लेट होती है, वेसल प्लेट। ये जो स्तर होता है ये होता है पेट पीली स्तर। और ये जो स्तर है इसका कौन सा है, आदिचल। और ये जो इसका लेयर होता है ये वाला, ये होता है इसका चल। तो इसके बारे में हम पूर्व का जो वीडियो है उसके बारे में हम क्या है जानकारी ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं। साथ ही इसकी जो क्या नाम से चर्म होती है वो दो स्तर से मिलकर बनी होती है। यानी कि चर्म एक तो होती है इसके अंतर्गत स्ट्रेटम लक्षम और एक होती है इसके अंतर्गत स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, एक होती है इसके अंतर्गत कॉम्पैक्टम। ये दो लेयर है चर्म के अंतर्गत पाई जाती है। यानी कि इतनी जो जानकारी है हम पूर्व का जो वीडियो है उसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पेलेगोइड सेल। तो देखो पेलेगोइड सेल की हम जैसे ही बात करते हैं तो उसका मतलब विकास या परिवर्तन कैसे होता है। जो डेवलपमेंट ऑफ पेलेगोइड सेल की हम जैसे ही बात करते हैं तो देखिए इसके अंतर्गत ये चर्म लेयर होता है। यानी कि जो चर्म स्तर है उस चर्म स्तर से ही पेलेगोइड सेल का उसका निर्माण होता है। चर्म स्तर के अंतर्गत इसमें जो चर्मीय जो सेल होती है, डर्मिस जो सेल होती है, चर्मीय जो सेल होती है एक जगह इकट्ठा हो जाती है। एक जगह क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। एक जगह इकट्ठा या फिर कह सकते हैं एकत्रित हो जाती है और वो एकत्रित होकर चर्मीय पेपिला बनाती है। यानी कि डर्मिस पेपिला बनाती है। अब ये चर्मिस जो पेपिला होती है ये आगे चलकर क्या बनाती है, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल बनाती है। ये जो बनाती है वो बनाती है ओडोंटोब्लास्ट सेल बनाती है। अब ये जो ओडोंटोब्लास्ट जो सेल होती है ये क्या करती है, अधिचर्म होती है, उस अधिचर्म को बाहर की ओर धकेलती है। ये ओडोंटोब्लास्ट जो सेल होगी वो अधिचर्म
चर्म को कहाँ धकेलती है? बाहर की ओर धकेलती है, बाहर की ओर धकेलती है। साथ ही जैसे ये बाहर की ओर धकेलती है तो इसमें उपस्थित साथ ही ये जो अधिचर्म है, अधिचर्म के पास में कुछ सेल प्रेजेंट रहती है और उन जो सेल है उनको एम्ब्लियोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है, एम्ब्लियोब्लास्ट सेल के नाम से जाना जाता है। और ये एम्ब्लियोब्लास्ट जो सेल होती है यही क्या करती है? कठोर जो पदार्थ होता है उस पदार्थ का नाम होता है इनेमल। उस इनेमल का क्या करती है? ये स्रावन करती है, जो कि इसका जो सल्क होता है उस सल्क के ऊपर पाया जाता है। तथा ओडोंटोब्लास्ट सेल ही, फिर ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है ये स्पाइक का भी निर्माण करती है, यानी कि जो सूप होता है उसका भी निर्माण करती है। और इसके बाद में जो चर्मीय सेल्स होती है, इसकी जो मज्जा होती है, कैविटी होती है, उस मज्जा के अंतर्गत उपस्थित रहती है, यानी कि मज्जा में पहुंच जाती है। और मज्जा में पहुंचने के साथ साथ वो मज्जा गुहा स्थान बना लेती है और उस मज्जा गुहा से ही क्या करती है? पोषण का कार्य करती है। तो देखो डायग्राम से इसको किस प्रकार से समझा जा सकता है, इस प्रकार से आप डायग्राम से समझेंगे इसको। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है इसका, ये इसकी चर्म है और इस चर्म के नीचे ये आपके पास इस प्रकार से चर्मीय सेल होती है, डर्मिस सेल होती है और ये इसका क्या है? डर्मिस पार्ट है। ये इसका क्या है भाई? डर्मिस पार्ट है और ये इसकी क्या होती है? डर्मिस सेल्स, जिसको मतलब चर्मीय पेपिला के नाम से जाना जाएगा। अब ये जो चर्मीय पेपिला होगी ये क्या करेगी? एक ऊपर की ओर इस प्रकार से ये धकेलती है। ये अब जैसे ही ऊपर की ओर ये धकेलती है, इसको पूरा अपन क्या करेंगे? सेल से इस प्रकार से भर देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंतर्गत क्या होगा? जैसे ही इसको धकेला जाएगा तो ये जो आपकी चर्मीय सेल है ऊपर की ओर धकेलती है और ये ओडोंटोब्लास्ट जो सेल है वो वहीं पर होती है और इसको आधारित प्लेट की ओर सूल का निर्माण करती है। ये कोशिका इसके अंतर्गत पाई जाती है इस प्रकार से। फिर ये आगे चलकर ये क्या है? इस प्रकार से स्पाइन बन जाता है, यानी कि इसका जो पहले कोई जो सल्क है वो बन जाता है। और ये इसके अंतर्गत जो लेयर होता है, ये लेयर जो आपको कहलाता है वो पल्प के नाम से या डर्मिस पेपिला होती है। तो ये जो लेयर है ये तो इसके मध्य को कहलाता है पल्प कैविटी, यानी कि इसको किधर लिखता हूं मैं? मज्जा गुहा। और ये जो इसका है ये है डर्मिस पेपिला, डर्मिस पेपिला। और ये जो पेपिला होती है फिर ये एम्ब्लियोब्लास्ट जो सेल होती है वो चर्म के अधिचर्म में उपस्थित होती है और वो इसके किसका? एनिमल का, जो कि कठोर पदार्थ होता है जंतु जगत का, वो इसका काम कर लेती है। और इस प्रकार से इसमें जो पहले कोई जो सल्क होता है उसका क्या हो जाता है भाई? निर्माण हो जाता है। तो इसमें अहम भूमिका किसकी होती है? चर्मीय सेल की होती है। अब ये अपने जैसे ही डेवलपमेंट ऑफ पेलेकोइड सेल के अंदर पेलेकोइड सेल है उसका अपने क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। अब निर्माण के बाद में आता है इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ पेलेकोइड सेल, यानी कि जो पेलेकोइड सेल है उनका क्या क्या रूपांतरण होता है। तो रूपांतरण के अंतर्गत अपन यहां से लिखते हैं, देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ पेलेकोइड सेल। जो मॉडिफिकेशन ऑफ पेलेकोइड सेल की मैं जैसे ही बात करता हूं तो इसके अंतर्गत आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको ऊपर लेता हूं यहां पर।
दोबारा लिख देता हूं, मोडिफिकेशन ऑफ पेलिकोइड सेल ऑफ पेलिकोइड सेल। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो ये जो सेल होते हैं ये एक तो मुख पथीय दंतिकाएं बनाते हैं, दंतिकाएं, या क्या बनाते हैं, दांत बनाते हैं। यानी कि इसकी जो ग्रसनी मुख गुहा, मुख जो गुहा है, अकल केविटी है एवं जो ग्रसनी है, उस ग्रसनी के अंतर्गत ये जो पेलिकोइड सेल होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर के अंतर्गत उपस्थित होते हैं, इसलिए ये पेलिकोइड सेल के ही क्या होते हैं, रूपांतरण होते हैं। फर्स्ट तो मॉडिफिकेशन ये है। इसके बाद में दूसरा ये क्या बनाते हैं, स्पाइन फिल्म भी बना लेते हैं, स्पाइन फिल्म भी बना लेते हैं, यानी कि जिन्हें पंख कांटे के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जो इसकी सुरक्षा का कार्य भी करते हैं। अभी हम अगर बात करें तो ये क्या बना लेते हैं, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का मतलब होता है ये जो होते हैं दंश देने वाले, यानी कि जो इनमें विषैले प्रकार से या विषैले जो पदार्थ होता है उसका कुछ सेग्रेशन करके तो दंश का कार्य भी कौन करते हैं, पेलिकोइड सेल कहते हैं। चौथा इसके अंतर्गत आता है शार्प टीथ। इस टीथ के अंतर्गत क्या होता है, तो आरी दांत के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत आरी दांत का कार्य भी करते हैं, साथ ही ये गिल कर्षण का कार्य भी करते हैं। गिल कर्षण का जो कार्य है वो भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो अपन यहाँ क्या देखें, देखो पेलिकोइड सेल का मुख मन की दंतिकाओं के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, स्पाइन फिन के रूप में, दंश के रूप में, और किसके रूप में हो जाते हैं, आरी दांत के रूप में और गिल कर्षण के रूप में ये रूपांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जो स्क्लियोडोन है उसकी जो त्वचा है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में लेबियो रोहिता की जो त्वचा है वो अपने आती है। तो लेबियो रोहिता की जो त्वचा है उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, स्किन ऑफ लेबियो रोहिता, स्किन ऑफ लेबियो रोहिता, इसके अंतर्गत भी वही आपको जो स्क्लियोडोन के अंतर्गत पाए जाते हैं वही इसके अंतर्गत आपको शो कर रहे हैं। वही दो चर्म पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत दो स्तर होते हैं, एक तो अधिचर्म होता है, एक चर्म होता है। अधिचर्म की भी वही स्ट्रक्चर होती है जैसी स्क्लियोडोन की होती है, बस इसके अंतर्गत जो चर्म होती है उस चर्म से साइक्लोइड जो सल्क बनते हैं, वेनोइड जो सल्क बनते हैं, उन सल्कों के बारे में थोड़ा सा बताना है। यानी कि एग्जाम में अगर आपके पास आया जाए कि स्क्लियोडोन की त्वचा और मेंढक की त्वचा में आप तुलना कीजिए तो आप घबराए नहीं, क्योंकि स्क्लियोडोन तो करवा ही दिया। अगर वो पूछ ले कि लेबियो रोहिता और मेंढक की त्वचा में आपको तुलना कीजिए कि क्या अंतर है, तो आप लेबियो रोहिता की जगह इसको थोड़ा सा पढ़ के और इसमें जो स्क्लियोडोनस के समान लिख के जो मेंढक है वो मेंढक की तुम्हें बताना है। तो इस प्रकार से हमारे जो स्क्लियोडोन और लेबियो जो रोहिता है उसकी क्या है, स्किन है वो कंप्लीट होती है। अब हम मेंढक की जो स्किन है और उसकी स्किन का हम चर्चा करेंगे। तो देखिए चर्चा में हम स्किन और फॉल ये अपना टॉपिक रहेगा, स्किन और फॉल, मेंढक की त्वचा। अब मेंढक की हम जैसे ही त्वचा की बात करते हैं तो मेंढक की त्वचा के रूप में ध्यान देने की बात है कि जो मेंढक की जो त्वचा होती है वो अन्य वर्टिब्रेट जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन वर्टिब्रेट्स से क्या होती है, भिन्न होती है। इसकी त्वचा सुरक्षात्मक का तो कार्य करती है, सुरक्षात्मक का कार्य करती है, साथ ही इसकी त्वचा त्वक श्वसन का कार्य भी करती है। यानी कि इसकी त्वचा के द्वारा जो मतलब सामान्य सरफेस है वो श्वसन का कार्य भी करती है। इसकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, एक तो नम होती है, एक लचीली होती है, लचीली होती है, साथ ही मुलायम होती है,
मुलायम होती है। और इसकी जो त्वचा है उसके अंतर्गत विशेषता क्या है कि जो सल्क होते हैं उन सल्कों का क्या होता है बेटा, अभाव होता है। और अगर अपन बात की जाए इसकी त्वचा पर विष ग्रंथियां एवं श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। विष ग्रंथियां हैं और म्यूकस ग्लैंड यानी कि श्लेष्मा जो ग्रंथियां हैं वो इस पर पाई जाती है। तो ये इसकी त्वचा के बारे में सामान्य विशेषता है। और इसकी जो त्वचा है जो दो स्तरों से मिलकर बनी होती है, दो ही लेयर होते हैं, दो स्तरों से बनी होती है। और जो दोनों ही स्तरों की हम बात की जाए तो पहला जो स्तर है इसका वही है एपिडर्मिस, जिसे मतलब अधिचर्म के नाम से जाना जाता है। और दूसरी कौन सी बेटा, इसकी डर्मिस है। तो ये दो लेयर है। फर्स्ट हमारा जो हेडिंग रह जाएगा वो क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एपिडर्मिस में हम जैसे ही बात करते हैं तो एपिडर्मिस के बारे में देखो क्या क्या लिखना है अपन को। अधिचर्म का ये पतला एवं बाहरी स्तर है। कैसा है अधिचर्म का ये, मतलब जो इसकी स्किन है इसकी मेटल की, उसका अधिचर्म एक तो पतला है और एक क्या है, सबसे बाहरी स्तर है, बाहरी आउटर लेयर है। ये इसके बारे में अपन को लिखना है। और अगर अपन बात की जाए इसकी जो त्वचा होती है वो नॉन वेस्कुलर यानी कि संवहनहीन होती है, यानी कि वेस्कुलर टाइप की नहीं होती है। और इसकी जो अधिचर्म है वो दो स्तरों से मिलकर बनी होती है। अब वो दो स्तर कौन से हैं, तो उन स्तरों की मैं जैसे ही बात करूं तो पहला है इसके अंतर्गत जो स्तर है वो है स्ट्रेटम मेरपिगी, मेरपिगी स्तर है। दूसरा अगर मैं स्तर की बात करूं तो इसके अंतर्गत है स्ट्रेटम कोरिनम, स्ट्रेटम कोरिनम वो इसका स्तर है। दूसरा जो स्तर है उसका नाम है कोरिनियम। ये दो इसके स्तर है, किसके, अधिचर्म के स्तर है। साथ ही अगर अपन बात करते हैं इसका जो स्ट्रेटम मेरपिगी जो स्तर है ये एक कोलुम्बुलर एपिथेलियम का बना हुआ होता है, यानी कि स्तंभाकार एपिथेलियम जो ऊतक होता है उसका ये बना होता है। एपिथेलियम जो ऊतक है उससे मिलकर बना होता है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसके जो अधिचर्म होता है उसके अंतर्गत केराटिनाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है। केराटिनाइजेशन है उस नाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी कि इसकी जो अधिचर्म का जो निचला स्तर है ये स्ट्रेटम मेरपिगी, इसकी जो सेल है वो बार बार क्या होती रहती है, विभाजित होती रहती है। और जो पुरानी जो सेल होती है ऊपर की ओर धकेल दी जाती है, उनको समय समय पर शरीर से रिमूव कर दिया जाता है और नई कोशिकाएं बनती रहती है। इस प्रक्रिया को केराटिनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो अब अपन इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से इसको अपन समझ पाएंगे इस तरीके से। तो इसका देखो डायग्राम यहाँ मैं बना रहा हूँ, डायग्राम ये आपको सबसे बाहरी अधिचर्म जो स्तर है वो बनाना है। मैं डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूं।
ये हमारा डायग्राम बनकर अब तैयार है। अब हम जैसे इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अपन ने जो एपिडर्मिस पढ़ा वो एपिडर्मिस घेरा यानी कि अधिचर्म है। ये जो अधिचर्म है पतला एवं सबसे बाहरी स्तर है, मैंने बताया था आपको। साथ ही ये दो स्तरों से मिलकर बना होता है। पहला जो स्तर है उसका नाम है स्ट्रेटम कोरिएनम और दूसरा जो स्तर है ये वाला जो स्तर है ये वाला इसको स्ट्रेटम मेलपीडी के नाम से जाना जाता है। तो स्ट्रेटम जो कोरिएनम है वो पहला है और स्ट्रेटम जो मेलपीडी है वो मतलब इसका दूसरा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे जो अधिचर्म है उसका निचला स्तर कौन है, स्ट्रेटम मेलपीडी है। और स्ट्रेटम जो कोरिएनम है वो इसका कौन सा है, जो अधिचर्म है उसका सबसे बाहरी यानी कि ऊपरी स्तर होता है। इसमें केराटिनाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी कि ये जो सेल होती है ये पुरानी जो सेल है वो ऊपर की ओर जाती है, धकेलती जाती है और नई सेल है वो नीचे से बनती रहती है। तो इस प्रकार की केराटिनाइजेशन की प्रक्रिया इसके अंतर्गत पाई जाती है। अब हम कोरेनियम है इसको किण स्तर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका क्या नाम होता है, किण स्तर भी इसको कहा जा सकता है। और ये अधिचर्म है उसका सबसे बाहरी एवं चपटा स्तर होता है। और इसकी स्ट्रेटम कोरिएनम की जो कोशिकाएं होती है वो अधिकतर क्या होती है, डेथ यानी कि मृत कोशिकाएं होती है। साथ ही अगर हम बात की जाए तो जो कोरिएनम है यहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो समय समय पर वातावरण में उतार दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है। और इसका जो उतारना है या रिमूव करना है वो कहलाता है निर्मोचन है। निर्मोचन की जो प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत पाई जाती है। साथ ही ये जो निर्मोचन है या इनके उतारने की जो प्रक्रिया है जो मेंढक के अंतर्गत उपस्थित पीयूष ग्रंथि और जो थायराइड ग्रंथि होती है, इस थायराइड ग्रंथि के निर्देशन या इनसे जो स्रावित हार्मोन होता है उस हार्मोन की क्रियाविधि या उस हार्मोन के रिएक्शन पर ही ये क्या है अपनी त्वचा को उतारता है। तो इतना हमको किसके अंतर्गत लिखना था, कोरिएनम के अंतर्गत लिखना था। अब हम इसके अधिचर्म की जैसे ही बात हमारी कंप्लीट होती है तो हम डर्मिस की बात कर लेते हैं। इसकी डर्मिस और डर्मिस के अंतर्गत क्या क्या है और क्या नहीं है। साथ ही अगर डर्मिस से पहले शुरू इसमें थोड़ी सी बात हो गई, स्ट्रेटम कोरिएनम के अंतर्गत ही श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं और एक पाई जाती है इसके अंतर्गत विष ग्रंथियां हैं। विष ग्रंथियां हैं वो इसमें पाई जाती है। ये यहाँ श्लेष्मा विष ग्रंथियां, श्लेष्मा है जो म्यूकस का स्त्राव करती है जिससे इसकी जो त्वचा है वो नम बनी रहती है। विष ग्रंथियां है जो इसके अधिकतर पिछली जो टांगे होती है, पिछली जो टांगे होती है उन पर पाई जाती है। और साथ ही इसके द्वारा है भोजन का स्त्राव होता है जो इसकी सुरक्षा का कार्य करती है। ये दो बात और उसके अंतर्गत अपन को ऐड करनी है। अब हम चलते हैं डर्मिस के अंतर्गत। तो डर्मिस की अब जैसे ही बात करते हैं यानी कि सेकंड जो हमारा रहेगा इसके अंतर्गत डर्मिस। और इस डर्मिस में हम जैसे ही बात करते हैं तो डर्मिस क्या है, सबसे पहला तो लिख देंगे अधिचर्म के नीचे का स्तर है, यानी कि उसको नीचे जो पाया जाने वाला जो लेयर है वो कौन सा होता है, डर्मिस। एक पॉइंट के इसके अंतर्गत ये लिखना होता है। साथ ही जो अधिचर्म होता है वो एक मोटा ऊतक स्तर होता है, यानी कि जो मोटा ऊतक स्तर होता है इसके अंतर्गत कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, उनके अंतर्गत थोड़े वेट होते हैं। साथ ही यह स्तर कैसा होता है, थोड़ा कड़ा यानी कि कठोर सा होता है और कैसा होता है, ये प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक होता है, लचीला होता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत ऊतक कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत पेशियां भी पाई जाती है। इसके अंतर्गत देखो ये कनेक्टिव टिश्यू में ये इस प्रकार की संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स इसमें पाई जाती है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा लचीला होता है, इसमें ये मसल्स पाई जाती है। ये जो पेशियां
पेशियां होती है, इसकी जो स्किन यानी कि जो बॉडी होती है उससे क्या होती है, अटैच रहती है। ये पेशियां इसके अधिचम को मूवमेंट करने की कार्य करती है। कई कई स्थानों पर इनकी जो पेशियां होती है उन पेशियों के अंतर्गत रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत लसिका फ्लूइड यानी कि लिम्फ फ्लूइड भरा हुआ होता है, लसिका द्रव्य भरा हुआ होता है। साथ ही मैं बात कर लेता हूँ, इसके आगे बढ़ता हूँ। तो जो अधिक चर्म है, सॉरी चर्म है, ये चर्म भी क्या होता है बेटा, दो स्तरों से मिलकर बना होता है। दो स्तर इसके अंतर्गत होते हैं। फर्स्ट जो स्तर है उसका नाम है स्ट्रेटम स्पोंजियोसम। एक स्तर है उसका नाम क्या है, स्ट्रेटम स्पोंजियोसम। ये स्तर है, ये देखो चर्म के पहले ही है, चर्म का पहला स्तर होता है और जो कौन सा मेलपीगी है उसके निचला स्तर होता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं, ये मेलपीगी स्तर के नीचे और भीतर की ओर धंसने से बनता है, यानी कि जो मेलपीगी है इस मेलपीगी के नीचे या मेलपीगी के भीतर धंसने से इस स्तर का निर्माण होता है। ये इसके अंतर्गत इतना सा इसमें लिखना है। दूसरा है इसके अंतर्गत स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम ये इसके अंतर्गत है। और ये जो लेयर है इसका यह है, ये तो चर्म का सबसे निचला स्तर है। कौन सा स्तर है भाई, ये जो चर्म है उस चर्म का सबसे निचला स्तर है। और निचला स्तर होने के साथ साथ ही इसमें तंतु जो होते हैं फाइबर अधिकतर वो त्वचा के समांतर, यानी कि इसके अंतर्गत जो फाइबर पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं, वो तंतु होते हैं वो त्वचा के क्या होते हैं, एक तो समांतर होते हैं, साथ ही उदग्र रूप से फैले हुए होते हैं और तथा बीच बीच में पेशियां पाई जाती है। बीच बीच में क्या पाई जाती है, इसके अंतर्गत पेशियां पाई जाती है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसके अंतर्गत पेशियां पाई जाती हैं और वो बीच बीच के अंतर्गत होती है। तो इस प्रकार से हमारी जो ओग है उस ओग की जो स्किन है उसका जो वर्णन है वो क्या होता है, वही कंप्लीट होता है। अब इसके अंतर्गत अपन को देखो ध्यान देने की बात क्या है, ये यहाँ से ही आपको कर लेना है। अब मैं इनको सबको जैसे डिलीट कर देता हूँ, आपको इसके बारे में देखो क्या बताना है क्या नहीं बताना है। पूरी जैसे मैं स्ट्रक्चर करता हूँ तो देखो त्वचा है इसकी मेंढक की, और इस मेंढक की त्वचा है उसके बारे में मैंने बताया अन्य वर्टिब्रेट है उससे क्या होती है, ये भिन्न होती है। और भिन्न होने के साथ साथ ये नम होती है, लचीली होती है, लसलसी होती है। ये त्वचा शोषण में का कार्य करती है। साथ ही इसमें सल्कों का अभाव होता है। इसमें विष ग्रंथियां पाई जाती हैं और श्लेष्मा ग्रंथियां भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। दो स्तर इसके पाए जाते हैं। फर्स्ट स्तर मैंने आपको बताया था, एक तो कौन सा एपिडर्मिस है और दूसरा कौन सा इसके अंतर्गत डर्मिस है। अब दोनों के अंतर्गत हम बात करते हैं, एपिडर्मिस में भी 2 लेयर पाए जाते हैं और डर्मिस में भी 2 लेयर पाए जाते हैं। अब हम यहाँ स्क्लियोडोन की और जो मेंढक की जो त्वचा है उसका हम क्या करेंगे, अंतर करते हैं। तो देखो अंतर में आपको किस प्रकार से करना है, सीधा सा सिंपल सा बात है। तो स्क्लियोडोन एंड फ्लोम की त्वचा में अंतर, ये आपके देखो से प्रश्न आएगा। और यहां जैसे आप क्या लिख देंगे, स्पोलियोडोन और इधर क्या लिख देंगे आप, फ्लोम। तो देखो इसकी जो त्वचा में हम अंतर करना चाह रहे हैं वो अंतर किस प्रकार से करेंगे, तो अंतर करते जाएंगे। सबसे पहले तो ये स्क्लियोडोन की जो त्वचा कैसी होती है, तो कठोर होती है और कैसी होती है बेटा, खुरदरी होती है। कैसी होती है, एक तो कठोर होती है और खुरदरी होती है। इसके अंतर्गत कटरा है, कठोर एवं कैसी होती है, खुरदरी होती है। कटरा है यहां से, ये तो फ्लोम और ये है स्पोलियोडोन।
तो यहाँ देखो कठोर होती है और कैसी होती है, खुरदरी होती है। ये कैसी होती है, नम मुलायम लचीली होती है। दूसरा इसके अंतर्गत सल्ब पाए जाते हैं, इसमें सल्बों का अभाव होता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो अधिचर्म होती है उस पर विष ग्रंथियां एब्सेंट रहती है, इसमें विष ग्रंथियां हैं वो क्या होती है बेटा, प्रेजेंट रहती है। तीसरा हम कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो इनका अधिचर्म होता है, वो मतलब जो स्किन होती है दो स्तरों से मिलकर बनी होती है, चर्म से और अधिचर्म से। ये तो इनके अंतर्गत सहम है, एपिडर्मिस और डर्मिस से। ये एपिडर्मिस और डर्मिस से। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसका अधिचर्म होता है स्क्लियोडोन का है, वो अधिचर्म की अगर हम बात की जाए तो उसके अंतर्गत मेल पीगी स्तर पाया जाता है, यानी कि मेल पीगी स्तर पाया जाता है। इसमें मेल पीगी स्तर के साथ साथ ही किरण स्तर भी पाया जाता है, या आप लिख सकते हैं किरण स्तर इसमें एब्सेंट होता है, इसमें पाया जाता है। आगे हम जैसे ही बात करते हैं इसके अधिचर्म की ओर बात करें तो इसमें है जो केराटिनाइजेशन या पदार्थ है, केराटिनाइजेशन की प्रक्रिया इसमें भी पाई जाती है, केराटिनाइजेशन की प्रक्रिया इसमें पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है। साथ ही इसके अगर हम बात करें, अगले अगर कैरेक्टर की बात करें तो इसका जो चर्म होता है उस चर्म के अंतर्गत जो स्तर होते हैं वो दो स्तर होते हैं। एक तो होता है इसके अंतर्गत स्ट्रेटम लक्सम और एक होता है इसके अंतर्गत स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। जबकि इसका जो स्तर होता है उसमें स्ट्रेटम स्पॉन्जियो, स्ट्रेटम स्पॉन्जियो और एक कौन सा होता है स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। ये दो कॉम्पैक्टम इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। साथ ही इनके अंतर्गत अगर हम बात की जाए, आगे की ओर बात की जाए तो इसकी जो चर्म है उसके अंतर्गत पेशियां पाई जाती है, इसमें मेंढक के अंतर्गत, जबकि इसके अंतर्गत नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको दोनों स्किन पढ़ा चुका हूं और दोनों स्किन में जो जो अंतर आपको दिखते हैं वह इसको आपको तुलना करनी है। और इससे जो मॉडिफिकेशन है उससे मतलब सल का निर्माण होता है, इसके मॉडिफिकेशन से जो सल का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो थर्ड यूनिट है उसका जो स्किन वाला जो पार्ट है वो किस किस का पार्ट है, यानी कि फ्रॉग की स्किन हमने पढ़ ली और फ्रॉग के बाद हमने जो स्किन पढ़ी थी वो फ्रॉग के पहले जो स्किन पढ़ी थी वो स्क्लियोडोन की पढ़ी थी। तो स्क्लियोडोन और फ्रॉग की हो गई। अब इसमें सांडे और जो कबूतर की जो स्किन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।